किया जाएगा। लिख लो मेरी ये बात, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति असंभव है, नामुमकिन है। कोई भी व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता अगर वो इस बड़ी आंत को संपूर्ण रूप से जब तक साफ नहीं करता। That's all। और इस बड़ी आंत की संपूर्ण सफाई बिना किसी साइड इफेक्ट के, ध्यान से सुनना, बिना किसी साइड इफेक्ट के। बाहर की दुनिया में लोग बड़े बड़े दावे करते हैं कि इस स्टूडेंट से कर देंगे, उससे कर देंगे, कर तो देंगे पर उसके और साइड इफेक्ट भी हो जाएंगे। बड़ी आंत की संपूर्ण सफाई बिना किसी साइड इफेक्ट के करने का एक पहला और आखिरी रास्ता है एनीमा। और ये आप सभी के लिए कंपल्सरी करना ही करना है, नो इफ नो बट। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भाई जी अनीमा ना करें, बाकी सब कुछ कर ले तो चल जाएगा क्या? मैं कहता हूं नहीं चलेगा। जब तक आप, अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी के पॉइंट के साथ जो मल चिपका हुआ है, जब तक वो साफ नहीं करोगे किडनी ठीक हो ही नहीं सकती, आप जितनी मर्जी एलोपैथी की दवाइयां खाओ। और यही कारण है कि आखिर क्यों कोई गंभीर रोग होने के बाद दवाइयां कभी बंद नहीं होती। क्या कारण है? इसको स्वास्थ्य थोड़ा कहते हैं कि अच्छा स्टेंट कर लिया तो सारी जिंदगी हार्ट की दवाई खाते हैं। अरे जब सारी जिंदगी दवाई ही खानी है तो इसको स्वास्थ्य थोड़ा कहते हैं। स्वास्थ्य तो वो है जब बिना दवाइयों की शरीर को चला कर दिखाओ, स्वास्थ्य तो वो होता है। शुगर की इंसुलिन सारी जिंदगी लेते रहो, ये कोई इलाज थोड़ा, ये कोई इलाज, इसको इलाज थोड़ा कहते हैं। सारी जिंदगी आप इंसुलिन चढ़ाते रहो, केमिकल शरीर के अंदर डालते रहो, उसके साइड इफेक्ट झेलते रहो। ठीक है, आपने एक बार शुगर को एक बार कंट्रोल कर लिया, उसके जो और नुकसान है वो आपने स्टंट डालकर ब्लॉकेज खोल दिया, इसको ठीक करना थोड़ा कहते हैं। दवाइयां तो सारी जिंदगी के लिए दे, दवाइयां भी बंद हो जाए वो होता है स्वास्थ्य। और आखिर क्यों एलोपैथी दवाइयां कभी भी बंद नहीं होती, सारी जिंदगी चलती रहती हैं? क्योंकि बड़ी आंत की सफाई तो एलोपैथी करता ही नहीं। हाँ जी, कभी भी यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो बता दिया करो, मैं बोलेगा। तो एलोपैथी में बड़ी आंत की सफाई की नहीं जाती। किडनी को ऊपर से दवाइयां देते रहेंगे, लेकिन जहां पर किडनी की जड़ है उसको तो ठीक किया नहीं। जहां पर लीवर की जड़ है उसको तो ठीक किया नहीं। तो ये एनीमा सभी के लिए 100% नहीं, 110% कम है। इसकी विधि बताऊंगा। ये जो बड़ी आंत है, ये जो बड़ी आंत है, इसका सीधा कनेक्शन, ये जो बड़ी आंत है वीगस नर्व के थ्रू, इसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ। बड़ी आंत की जो भी कंडीशन है उसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर होता है, डायरेक्ट। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जैसे ये ब्रेन, फर्स्ट ब्रेन जो है शरीर के सभी ऑर्गन्स को नियंत्रित करता है, वैसे ही बड़ी आंत भी शरीर के सभी ऑर्गन्स को नियंत्रित करती है। That is why it is called the second brain of our body। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ब्रेन के बाद
दी मोस्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ब्रेन के बाद। इसको स्वस्थ करना आवश्यक है और इसका सीधा असर हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। जिसके शरीर बड़ी आंत में जिसकी गंदगी ज्यादा है उसका असर मस्तिष्क पर पड़ेगा, और मस्तिष्क में मैं आत्मा विराजमान हूं, उसके व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। जिसकी बड़ी आंत के अंदर जितनी ज्यादा गंदगी उसके उतने ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जूम करो, जूम। बड़ी आंत का सीधा कनेक्शन हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ है। जिसकी बड़ी आंत में गंदगी ज्यादा होती है उसको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ईर्ष्या जैसे विकार ज्यादा तंग करते हैं। उसको योग लगाने में मुश्किल आती है, वो अपनी मन और बुद्धि को आसानी से स्थिर नहीं कर पाता है। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो इसका सीधा संबंध हमारे योग के साथ। अगर हम योग की उड़ान भरना चाहते हैं, अगर हम योग में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए इस बड़ी आंत को साफ करना बहुत 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 जरूरी है। देखिए, हम सभी ब्रह्मा कुमारी में स्वच्छता के महत्व को समझते हैं ना। आप किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाओ, मधुबन में जाओ, वहां पर एक चीज आपको जरूर दिखेगी, स्वच्छता। हर चीज चमक रही होगी, कहीं भी अंश मात्र भी गंदगी आपको नहीं मिलेगी। ये सभी ब्रह्मा कुमारी सेंटर की एक बहुत बड़ी विशेषता है, मधुबन की विशेषता। हम सभी कपड़े भी बिल्कुल साफ स्वच्छ पहनते हैं। स्वच्छता का हम इतना ख्याल रखते हैं कि एक बार अगर फ्रेश होने भी जाए तो उसके बाद नहाकर नहाते हैं ना। कहीं कोई छोटे छोटे कीटाणु कहीं बाहर रह ना गए तो नहा लो। स्वच्छता का इतना महत्व है। जहां स्वच्छता होती है वहीं बैठकर आप योग लगा सकते हो। किसी गंदी जगह पर बैठोगे योग लगेगा? नहीं लगेगा। स्वच्छता का ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। ये तो सभी मानते हो। ये तो भी मैं बाहरी स्वच्छता की बात कर रहा हूं। बाहरी स्वच्छता का भी हमारे योग के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है। बाबा रूम स्वच्छ है तभी वहां पर बैठकर आप योग कर सकते हो। गंदगी में नहीं कर सकते। वहां पर हल्की फुल्की भी गंदगी होगी तो डिस्टर्बेंस पैदा करेगी, नकारात्मक वाइब्रेशन होती है। लेकिन जो गंदगी हमारे शरीर के अंदर जमा है, अगर जमा है तो क्या वो हमारे ज्ञान योग में बाधा नहीं बने? अगर बाहर जो गंदगी है, अगर वो हमारे ज्ञान योग में बाधा बन रही है, बाहर जो गंदगी पड़ी है अगर वो हमारे ज्ञान योग में बाधा है, तो वो गंदगी जो शरीर के अंदर है क्या वो बाधा नहीं बनेगी? बनेगी। और शरीर के अंदर गंदगी बुरा मत मानना। यहां पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं सभी के शरीर के अंदर है। जिसने भी अपने जीवन में अननेचुरल फूड खाया है उसके शरीर में गंदगी है। ये बात आप मान लो। और आप में से ऐसा कोई भी नहीं जो ये कहे कि मैंने अपने जीवन में कभी भी अननेचुरल फूड नहीं खाया। सबने खाया,
सभी खाते हैं, और अगर सभी खाते हैं तो सभी के शरीर में गंदगी है, और वो आपके ज्ञान योग में बाधा है। मैं दोनों बातें कवर कर रहा हूं। मैं एनडीएस के एक एक कंसेप्ट को बाबा के ज्ञान के साथ रिलेट करके चलूंगा। आप में से कौन कौन है जिसने 7 डेज कोर्स नहीं किया हुआ? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, तो एक आप सभी से निवेदन है कि इस कैंप के बाद आप एक 7 डेज का कोर्स भी अवश्य करें। वो भी आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अभी 2 दिन ये कैंप कर लो, फिर दीदी जी से समय लेना, अंकित भाई से समय लेना। आप वो 7 डेज का कोर्स भी अवश्य करना, मेडिटेशन सीखना, इस सृष्टि रंगमंच के रहस्यों को समझना, वो भी आपके लिए इससे तो ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो इस बड़ी आंख का सीधा कनेक्शन हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है, और राजयोग की साधना में अगर हमें आगे बढ़ना है तो इस बड़ी आंख का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अब एनीमा के माध्यम से हम सभी रोगों की जड़ पर अटैक करेंगे। ये एक इस एनीमा कोड के माध्यम से हम इस बड़ी आंख को संपूर्ण रूप से साफ कर देंगे, और उसका असर शरीर के सभी ऑर्गन्स की हेल्थ पर पड़ेगा। लगभग सभी ऑर्गन्स इसके साथ कनेक्टेड हैं। एनीमा के माध्यम से इसका साफ करेंगे, और इस एक एनीमा के माध्यम से शरीर के सभी ऑर्गन्स की हेल्थ जो है वो इंप्रूव हो। एलोपैथी में बीपी शुगर जैसे रोग, बीपी शुगर तो बड़े मामूली रोग हैं, बहुत ही मामूली। बीपी शुगर जैसे रोग कभी भी जड़ से खत्म नहीं होते। जिसको बीपी हो जाए सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ती है, शुगर हो जाए सारी जिंदगी इंसुलिन चढ़ानी पड़ती है, जबकि रोग बहुत मामूली है, बहुत मामूली रोग है। बीपी शुगर और मोटापा को तो एनटीएस में कुछ समझा ही नहीं जाता, ये तो अपने आप ही हो जाएगी इसकी टेंशन। बीपी शुगर मोटापा कोई बड़ी बात नहीं, वो इसीलिए खत्म नहीं होते, उनकी दवाइयां इसलिए नहीं बंद होती क्योंकि सभी रोगों की जड़ों पर काम नहीं होता। आखिर क्यों कैंसर जैसे रोग बार बार हो रहे हैं? आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया, 2-2, 3-3, 4-4 बार कैंसर हो रहा है, हर 2 साल के बाद कैंसर हो जाता है। अब एलोपैथी में क्या करते हैं? रेडिएशन देकर एक बार जहां पर गांठ बनी है एक बार उसको ठीक कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कैंसर हुआ क्यों ये तो कभी भी डॉक्टर बताते नहीं। कैंसर हुआ क्यों, वो गांठ बनी क्यों? आखिर उस पेशेंट ने ऐसी क्या गलती की, ऐसा क्या गलत खाया जो उसको वो गांठ हुई, जो कैंसर हुआ, ये तो वो बताते नहीं। गांठ बनती है, 1 साल इलाज कराते हैं, कैंसर ठीक कराते हैं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल बदलते नहीं है। 2 साल बाद फिर से कैंसर, फिर से कीमोथेरेपी लेते हैं, 2 साल बाद फिर से कैंसर, फिर 2 साल बाद कैंसर। मेरे पास कितने फोन आते हैं, भाई मुझे 4थी बार कैंसर हुआ, 4 बार कैंसर हो रहा है, कितनी बार कीमो कराओगे, कितनी बार एडिक्शन देगा फिर कोई, और लाखों रुपए का खर्चा आता है। क्योंकि वो कैंसर हुआ क्यों वो तो बताना ही नहीं है डॉक्टर। और कैंसर जैसे भयानक रोगों को समाप्त करना है तो कैंसर पेशेंट्स को दिन में 10, 12, 15 बार एनीमा लेने के लिए कहा जाता है। उनको कहा जाता है फटाफट सबसे पहला काम तो ये करो, इस बड़ी आंख को साफ करो, सबसे पहला काम तो ये करो। आपको मैं कहूंगा 1 बार 2 बार ज्यादा 3 बार, और अगर आप ही 15 बार कर लोगे तो फायदा ही होगा। बड़ी आंख जितनी जल्दी साफ होगी उतनी जल्दी तंदुरुस्ती को प्राप्त करोगे। लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए तो कंपल्सरी कर देते हैं कि 15 बार करना है, 8-10 बार तो मैं करता हूं, इतना जरूरी है इसको करना। अब एलोपैथी के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई वृक्ष है, वृक्ष के पत्तों को अगर ठीक करोगे तो पत्तों की अलग से दवाई, टहनियों की अलग से दवाई, फलों की अलग से दवाई, फूलों की अलग से दवाई। लेकिन एनडीएस क्या कहता है? वृक्ष के पत्ते, टहनियां, फल, फूल छोड़ो, सीधा वृक्ष की जड़ पर काम करो। और अगर हमने जड़ों को अच्छे से खींच दिया, जड़ों को मजबूत बना दिया,
तो पत्ते, फल, फूल, टहनियां तो अपने आप मजबूत हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? यस और नो? यस। तो अगर हमने जड़ों को मजबूत बना लिया, जड़ों को सीख लिया, तो आपको वृक्ष के पत्ते, टहनियां, फल, फूल पर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। जबकि एलोपैथी किस फिलोसफी से काम करती है? पत्तों का रोग हो गया तो पत्तों की दवाई, फलों को रोग तो फलों की दवाई, फूलों को रोग तो फूलों की दवाई। एनडीएस कहता है छोड़ दो सारे पत्ते, फल, फूल, सीधा जड़ पर काम करते हैं। पत्ते, फल, फूल तो सारे अपने आप मजबूत हो जाएंगे। अब मान लो किसी को 3, 4, 5 रोग हो जाए, किसी की किडनी में भी प्रॉब्लम हो जाए, लीवर में भी प्रॉब्लम हो जाए, तो किडनी की भी दवाई खाओ, लीवर की भी दवाई खाओ, ज्वाइंट की भी दवाई खाओ, किस किस की दवाइयां खाएंगे? हताश हो जाते हैं कई बार, किस किस की दवाइयां खाएं? लेकिन एनडीएस में सभी रोगों का एक ही इलाज, और इसीलिए इसके अंदर 50% रोग एनीमा का होता है, और इसीलिए एनीमा को संजीवनी क्रिया कहा जाता है। एनडीएस के अंदर एनीमा तो बाहर की दुनिया का शब्द है, लेकिन एनडीएस संस्था के द्वारा एनीमा को संजीवनी क्रिया नाम दिया गया है, और ये संजीवनी क्रिया शब्द लिया गया है संजीवनी बूटी से, जो हनुमान जी मूर्छित लक्ष्मण को उठाने के लिए लेकर आए, मूर्छित लक्ष्मण को जिंदा करने के लिए लेकर आए। संजीवनी बूटी का काम करती है, और इसको संजीवनी क्रिया कहते हैं। जो कोमा में चला गया, जिसको लकवा हो गया, जिसको पैरालिसिस हो गया, उसकी भी 1 हफ्ते के अंदर स्पीडी रिकवरी देखी गई, सिर्फ और सिर्फ एनीमा में। आप में से बहुत से भाई बहन जो एनीमा कर रहे हैं, वो मुझे फोन करके बताते हैं, भाई जी एनीमा लेता हूं तो तेल निकल रहा है, तेल मेरे भी निकलता। जब मैं एनीमा लेता था और जब मैं एक बार पलट के देखता था कि देखूं सही निकला क्या है, तेल निकला होता था। बहुत से भाई बहन कहते हैं गांठें निकल रही हैं, बहुत से भाई बहन कहते हैं पता नहीं लाल पीला सा क्या निकल रहा है, पत्थर निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे बातें भाई बहन बताते हैं कि भाई जी घबराने वाली बात तो नहीं। मैंने कहा घबराने वाली बात तो पहले थी, जब वो आपके शरीर के अंदर पड़े थे, अब तो निकल गया, अब क्यों घबराओगे? जब तक शरीर में था तब तक घबराने वाली बात थी, अब तो तुमने निकाल दिया। आप यकीन मानिए, जब आप पहली बार एनीमा लेंगे और एनीमा के थ्रू गंदगी बाहर निकालेंगे, इतना गंदा बदबूदार गंध बाहर निकलेगा, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि क्या ये गंध मैं अपने जीवन में 24 घंटे अपने साथ लेकर घूम रहा था या घूम रही। उसी तेल के साथ मैं सोचता था कि इतना गंदा तेल निकला, इतनी गंदी गांठें निकल रही है, मैं इतनी गंदगी के साथ बाबा घूमने जा रहा। इस गंदगी को लेकर मैं मूल्य क्लास में प्रवेश कर रहा। आप देखना, आप ट्राई करना, आपके सबके निकले, सबके। अब यहां पर इस सीट पर मैं बैठा हूं, सीट पर बैठने की शर्त है कि नहाया धोया इंसान यहां पर बैठ सकता है, लेकिन जो गंदगी शरीर के अंदर है उसके साथ भी तो हम इस सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्टीमेटली अब एनीमा लेना किस विधि से। बड़े ध्यान से सुनेंगे सभी। जब आप सुबह फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाते हैं, आप
सीट के ऊपर बैठते हैं और नेचर फॉल के थ्रू नेचुरल रूप से जो गंदगी बाहर निकलती है पहले उसको निकलने दें। अपने आप नेचुरली जो गंदगी जो मल बाहर निकल रहा है उसको निकलने दें, उसको निकल जाने। जब वो निकल जाए उसके बाद आपने एनीमा का प्रयोग करना है। आप सीट के ऊपर बैठ गए, लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर आपने ये एनीमा पॉट रख देना है, लगभग 3 फीट की ऊंचाई। कोई स्टैंड भी बनवा सकते हैं इसके लिए। अगर किसी भी तरह की सपोर्ट से आपने इसको रख देना है। इस होल के थ्रू टांगना नहीं है, कई बार ये टूट जाता है टांगने को, टांगना मत। यहाँ पर एक होल है, टांगना मत। इसको किसी स्टैंड के ऊपर रखना है। अलग से स्टैंड भी लगवा सकते हो, वॉशरूम में अलग स्टैंड लगे होते हैं, इसके लिए अलग से स्पेशल भी लगवा सकते हो। 3 फीट की ऊंचाई पर इसको रख देना है। इसके अंदर सादा पानी भरना है, सादा पानी 1.5 लीटर पानी आता है, टैंकी का सादा पानी। कई बार टैंकी का टीडीएस बहुत ज्यादा होता है तो आप आरओ का पानी ही इसमें भर सकते हैं। आरओ का पानी, इसमें पानी में कुछ भी मिलाना नहीं है। YouTube पर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, ये मिला दो, वो मिला दो, वो तेल मिला दो, लस्सी का नीमा ले लो। कुछ नहीं करना, किसी की बातों में नहीं आना, किसी से भी भ्रमित नहीं होना, कुछ भी उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट नहीं करने। अंडरलाइन करके ये बात लिख लो, आरओ का पानी मिलाना है, बस बात पर, और कुछ भी नहीं मिलाना। डेढ़ लीटर पानी इसमें आता है। यहां पर निशान भी बना हुआ है कि यहां तक चढ़ेगा तो 1.5 लीटर, यहां तक चढ़ेगा तो 1 लीटर, यहां तक चढ़ेगा तो 500 ml। ये निशान भी बने हुए यहां पर आपको निशान के यहां पर है, दिख जाएगा। शुरुआत में आप 500 ml पानी भी भर सकते हैं। शुरुआत इसकी 500 ml से भी कर सकते हैं, 1 लीटर से भी कर सकते हैं, 1 लीटर से भी करें तो कोई हर्ज नहीं। बड़ी आंत की कैपेसिटी होती है 4.5 लीटर पानी होल्ड करके रखती है, मतलब आप उसमें मैक्सिमम 4.5 लीटर पानी चढ़ा सकते हैं, और ये पोर्ट तो 1.5 लीटर का। चलो शुरू के 1-2 दिन आपको प्रैक्टिस करने में थोड़ा समय लग सकता है, तो शुरुआत 500-700 ml पानी से आप कर सकते हैं। ये पानी चढ़ाकर आपने रख दिया। फिर इसकी टैप है, यहां पर हो सकता है कि यहां पर पाइप के इस पोर्शन के अंदर कुछ एयर हो सकता है, तो एक बार 1 मिनट के लिए इस टैप को खोल दें। 1 मिनट भी ज्यादा, 10 सेकंड के लिए खोल दें। पानी इसमें से थोड़ा सा बाहर निकलेगा, और पानी बाहर निकलेगा तो इस एक पोर्शन के अंदर अगर कोई एयर भी होगी तो वो भी निकल जाएगी, और तुरंत इस टैप को बंद कर। अभी हमने क्या किया है, इस पाइप के अंदर अगर कुछ एयर हो, वो एयर हमने निकाली ताकि वो एयर प्रवेश ना करे। प्रवेश कर भी गई तो कोई नुकसान नहीं होने वाला। किसी को गैस की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको कई बार गैस चढ़ जाती है। ये एयर निकालने वाला प्रोसेस मैं तो करता ही नहीं, क्योंकि मुझे गैस की प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो कभी निकाली एयर। पर आप एक बार शुरुआत में एयर निकाल सकते, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आपने एयर निकाल ली, अब आप सरसों का तेल लीजिए। सरसों के तेल को उंगली पर लगाइए, और सरसों के तेल को
पाइप के बस इतने पोर्शन के ऊपर लगा दी ताकि इसमें थोड़ी चिकनाहट आ जाए। चिकनाहट आएगी तो इसको मल द्वार के अंदर इंसर्ट करना आसान होगा। ठीक है, आपने यहां पर तेल लगाया, फिर अपनी उंगली पर सरसों का तेल दोबारा लगाए और फिर उंगली से वो सरसों का तेल अपने मल द्वार पर भी लगाए। एक आप सभी जिसके पास भी मोबाइल है प्लीज साइलेंट कर दें। 2 दिन आपने क्लास के अंदर प्रवेश करना है, मोबाइल को साइलेंट करके ही प्रवेश करना है। 2 दिन हमारे पास बहुत कम समय है और ज्यादा से ज्यादा हमें टॉपिक्स कवर करने हैं, तो एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती। बाकी कुछ टॉपिक्स तो मैं थोड़े श्रिंक करके बताऊंगा, लेकिन अनीमा का टॉपिक मैं बिल्कुल भी श्रिंक नहीं कर रहा, पूरे विस्तार से एक्सप्लेन कर रहा हूं जैसे 5 डेज में करता हूं। इसको श्रिंक नहीं करूंगा क्योंकि ये द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। 50% एनडीएस यही है। तो अब आपने अपने मल द्वार के ऊपर भी सरसों का तेल लगा, यहां भी लगा। नेचर स्पोर्ट के बाद 2-3 मिनट तक मल द्वार वैसे भी थोड़ा खुला हुआ होता है। नेचर स्पोर्ट के बाद 2-3 मिनट तक खुला रहता है। उस दौरान इस पाइप को मल द्वार के अंदर इंसर्ट करना थोड़ा इजी है। एक तो आपने सरसों के तेल से चिकनाहट पैदा कर दी, दूसरा आपने मल द्वार पर भी चिकनाहट ले आए, तीसरा 2 मिनट पहले ही नेचर स्पोर्ट की है तो मल द्वार थोड़ा सा वैसे ही खुला हुआ है। तो उस दौरान तो पाइप को अगर आप इंसर्ट करेंगे अति सहजता से इंसर्ट हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और अगर आप कभी दोपहर को या शाम को अनीमा ले रही हैं तो वो जो मल द्वार है वो बंद होता है, तब भी इस पाइप को इंसर्ट कर सकते हैं, बस हल्का सा थोड़ा सा पुश करना है। पर कंप्लीटली सेफ है, मैं हजारों बार कर चुका हूं, कंप्लीटली सेफ। और इस लेक्चर के बाद विनय भाई आपको अपना एक्सपीरियंस भी सुनाएंगे। उन्होंने भी 6 महीने में 40 किलो वेट लॉस किया है, उनके लिए बता दी। 6 महीने में 40 किलो सिर्फ नेचुरल डाइट के दम पर, अनीमा के दम पर। वो भी अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे आपको। मैं हजारों बार कर चुका हूं, मैं आपके सामने बिल्कुल सुरक्षित बैठा हूं। 30 सालों से एनडीएस, हजारों लाखों एनडीएस साधक कर चुकी है, वो सभी सुरक्षित हैं। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है हमारे सामने पिछले 30 सालों में कि इस एनीमा से किसी को कोई नुकसान हुआ। नुकसान वाली कोई बात ही नहीं। जैसे हम कुल्ला करते हैं, मुंह में पानी चढ़ाते हैं, मुंह में पानी चढ़ाया, पानी को घुमाया, पानी बाहर निकाला, कुल्ला किया ना। वो कुल्ला करते हैं मुंह से। अब भी हम कुल्ला ही कर रहे हैं, पर आंखों के माध्यम से, आंखों के माध्यम से कुल्ला कर रहे हैं। पानी डाला, घुमाया, बाहर निकाला। अब आपने ये पाइप मल द्वार के अंदर इंसर्ट कर देनी है और इस टैप को, ये टैप अभी बंद है, अभी यहां से पानी बाहर निकलना शुरू नहीं। और अभी आप सीट के ऊपर बैठे हैं, ये पाइप मल द्वार में इंसर्ट की जा चुकी है, टैप बंद है और पानी बाहर नहीं आ रहा। इतना समझ आ गया सभी को? अब आगे क्या करना है? आपने एक चटाई बिछा देनी है वॉशरूम में। चटाई, सीट पर बैठने से पहले ही चटाई बिछा देनी।
चटाई पर पेट के बल लेट जाना है। जैसे ये आपको दिख रहा है उल्टा लेकर लिखा हुआ, पेट के बल चटाई पर लेट जाना। आगे क्या करना है वो मैं आपको इसका डेमो यहां पर दे रहा हूं। जो भाई बहन पीछे बैठे हैं वो खड़े होकर देख सकते हैं। कुछ एक पोजीशंस लूंगा मैं, वो सभी पोजीशंस आप सभी ने अच्छे से नोट करनी। पीछे वाली रो के भाई बहन खड़े हो रहे हैं, पेट के बल में लेटने जा रहा हूं। इस तरह से पेट के बल आप लेटेंगे और राइट लेग को ऊपर कर देंगे। राइट लेग को ऊपर करने से पानी आंतों के अंदर बहुत आसानी से चढ़ता है और आंतों के अंदर पूरी गहराई से जाता है। फिर आप जो टैप है पाइप की टैप, उस टैप को खोल देंगे। राइट लेग ऊपर की, उस टैप को ओपन किया, पानी एनीमा पोर्ट से पाइप के माध्यम से आपकी आंतों में चढ़ना शुरू हो जाएगा और आपने इसी तरह से 3-4 मिनट लेटे रहना है जब तक कि पूरा पानी आंतों में चढ़ ना जाए। आपने थोड़ा सा तिरछा होकर एनीमा पोर्ट पर भी एक नजर रखनी है कि क्या पूरा पानी आंतों में चढ़ गया है। जैसे ही आपको दिखे कि एनीमा पोर्ट खाली हो गया है, आप उस पाइप को मल द्वार से निकालकर फेंक दें। वह पानी आपकी आंतों में चढ़ चुका है। राइट लेग ऊपर रखनी है। आंतों की पोजीशन ऐसे होती है कि अगर राइट लेग ऊपर करें तो आंतों में पानी पूरा अंदर तक और गहराई तक चढ़ता है। पानी चढ़ गया है। उसके बाद पानी और ज्यादा गहराई तक चला जाए, आपने इस तरह से लेटना। इस पोजीशन को नोट कर लीजिए। राइट लेग नीचे, लेफ्ट लेग ऊपर। तीन 4 मिनट पहले वाला पोजीशन, 2-3 मिनट ये सेकंड पोजीशन। आपने इस तरह से लेट जाना है। पानी और ज्यादा अंदर चढ़ेगा और इस पोजीशन में लेटने के बाद जो पानी का जो प्रेशर जो आपको हल्का फुल्का महसूस हो रहा था, वो प्रेशर भी महसूस होना बंद हो जाएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। आपको किसी भी तरह का प्रेशर मल द्वार पर महसूस नहीं होगा। आप बिल्कुल आराम से इस पोजीशन में कितनी देर भी लेट सकते हैं। पानी और ज्यादा अंदर तक जा रहा है। फिर 2-3 मिनट के बाद अब मैं आपको एक तीसरी पोजीशन बता रहा हूं। आपने पेट के बल करवटें लेनी है। वो आप नोटिस कीजिएगा। अभी मैं भी ले रहा हूं। इस तरह से पेट के बल आप करवटें लेंगे। करवटें लेने से क्या होगा, पानी आंतों की दीवारों से टकराएगा, आंतों के कोने कोने में जाएगा। हर दीवार के ऊपर जो मल चिपका हुआ है उसको उखाड़ेगा।
ये तीसरी पोजीशन। चौथी पोजीशन, आपने पीठ के बल लेट जाना। पहले आप लेटे थे पेट के बल, अब आप लेटेंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेटने के बाद आपने फिर से पीठ के बल लेफ्ट राइट करवटें लेनी है। पहले आपने करवटें ली थी पेट के बल, अब आप करवटें लोगे पीठ के बल। वो मैं अभी ले रहा हूं, उसको आप अच्छे से नोटिस कीजिए। इस तरह से पीठ के बल आप करवटें लेंगे। जैसे वॉशिंग मशीन में जब कपड़ों की धुलाई करते हैं तो कपड़ों को अच्छे से धुलाते हैं, पानी अच्छे से सर्कुलेट करते हैं उसके अंदर, ऐसे ही हमने अपने इस बड़े आंख के अंदर वॉशिंग मशीन चला देनी है। फिर इसके बाद आप पोजीशन लेंगे। इस तरह से आप टांगे ऊपर कर देंगे। इस पोजीशन में 1-2 मिनट बैठेंगे। फिर आप, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो ये पोजीशन नहीं करें, घुटनों वाली ये पोजीशन है। आप घुटनों के बल बैठेंगे, सिर को नीचे लगा देंगे, इस तरह से खड़े हो जाएंगे, इस तरह से हिला भी सकते हैं पेट को। तो ये सभी पोजीशंस आपने ट्राई करनी है। अब आप अपनी अपनी सीट पर बैठ